हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। बेसिकली एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का जो लेक्चर होगा ये थर्ड होगा। इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, तो जो बच्चे इस लेक्चर में नए हैं उनसे निवेदन है कि आप इसके पहले जो लेक्चर हो चुका है उसको लेक्चर देख के आए, ताकि आपका बेस एक तरीके से बन जाए कि आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, फ्लो क्या है इस चैप्टर का, हम इसमें जानना क्या चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है। इसके पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि पिछली बार हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछली बार हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, अबाउट किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की पिछली क्लास में पढ़ा था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैंने पढ़ा क्या था। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन पढ़ा था कि जब यूरिनरी ब्लैडर में जैसे जैसे यूरिन भरता जाता है तो उसमें स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं जो ट्रांजिशन एपिथेलियम सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो सिग्नल भेजते हैं कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो होता है सिग्नल आता है पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम टू टाइप्स होते हैं, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, एक एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स जो होती है वो वॉलंटरी होती है, और एएनएस जो होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होती है वो इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी वॉलंटरी कहने का मतलब एक होता है कि जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी इच्छा अनुसार काम हो, एक होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इच्छा अनुसार काम न हो। हमारी इच्छा अनुसार काम है जैसे छोटे बच्चों में दिख जाता है कि आराम से वो जो बच्चे सोते भी रहते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो एक एक 2 महीने के बच्चे होते हैं वो अपने आप ही सोते भी रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, यूरिन कर देते हैं। वही सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स जब उनमें धीरे 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 डेवलप हो जाती है तो वो ऐसा नहीं होता है। सेम प्रोसेस होता है कि जब मेचुरेशन के टाइम पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स में दो प्रोसेस, जैसे रिलैक्स, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स में जब कोई आदमी रिलैक्स स्टेट में रहता है तब ये स्रावित होता है, मतलब एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स में जब होते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशन में ये एक्टिवेट होता है। इमरजेंसी सिचुएशन कहने का मतलब कि जब कोई कुत्ता, बिल्ली, हार्स, चीता, बाघ या द रनिंग रनिंग कर रहे हैं तो उसमें एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स जब रिलैक्स करती है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कांटेक्ट करती है, तब जाकर के जो होता है स्टार्ट होता है मैच्योरेशन प्रोसेस। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन इन स्मूथ मसल इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन कराती है। उसी टाइम सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, रिलैक्स करती है, तब जाके मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। सिंपैथेटिक क्या करते हैं, सिंपैथेटिक ये यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स होते हैं उनको, स्मूथ मसल्स को वो डायलेट काम करने का काम करती है। और सेम उसी टाइम पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स उसको क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। तो मैच्योरेशन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मैच्योरेशन प्रोसेस है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होता है। ये मैंने कल पढ़ा था। और सेकंड पढ़ा था कि किडनी के बारे में, अबाउट किडनी। किडनी क्या होती है, T3 से T4 प्रेजेंट होती है, रेडिस ब्राउन बीम शिप की स्ट्रक्चर होती है। रेडिस ब्राउन बीम शिप की स्ट्रक्चर होती है। 10 से 12 जो होती है इसकी लेंथ होती है, 5 से 7 इसकी विड्थ होती है, और 2 से 3 इसकी थिकनेस होती है। एवरेज वेट जो होता है 120 से 170 होता है। और इसकी हमने पोजीशन पढ़ा था कि डोर्सल इनर एब्डोमिनल वॉल में होती है, ये फ्रंट में नहीं होती, डोर्सल इनर एब्डोमिनल वॉल में होती है, जिसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। और पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था कि एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एफरेंट का आर्ट्रियल डायमीटर ज़्यादा होता है एफरेंट के आर्ट्रियल से एज कम्पेयर, जिसके कारण से एक प्रेशर लगता है जिसको बोलते हैं BCOP, नहीं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने की वजह से क्या होता है, जो भी उनमें अनवेस्ट मटेरियल्स होते हैं की चीज़ें होती हैं वे वहाँ पे छन जाती हैं, उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। PCT में पढ़ा था, PCT में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है और 70 to 80% होता है। इसके बाद जाता है इसमें कलेक्टिंग डेट। कलेक्टिंग डेट में क्या वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, DCT। DCT में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंडीशनल होता है, वो तब होता है जब BMR VMR सोडियम का BMR कम हो जाए, फिर होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाए। फिर कलेक्टिंग डेट में मैंने पढ़ा था कि मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी मैंने पढ़ा था कि किडनी के लिए
लेयर्स के बारे में पढ़ी थी कि बाहर वाला जो होता है विसरल होता है, इसके बाद अंदर वाला जो होता है फेशिया होता है, फिर एडिपोस टिश्यू होती है, फिर फेसिकल्स होती है, फिर फेसिकल्स के बाद जो होते हैं बाल कालम ऑफ बॉटनी होती है, पेल्विस होती है, माइनर कैलिक्स होती है, मेजर कैलिक्स होती है, रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेड होती है, फिर उसके बाद जो होती है यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को यूरेथ्रा। कार्टेक्स में हमने पढ़ा था कि जो कार्टेक्स का कुछ पार्ट मिड्यूला के अंदर होता है जिसको बोलते हैं कालम ऑफ बॉटनी। और बेसिकली मैंने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स में जो कंसंट्रेशन होती है वो 300 टाइम्स होती है, लेकिन मेड्यूला में यही 300 टू 1200 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी 400 टाइम्स कंसंट्रेशन मेड्यूला के अंदर बढ़ जाती है। ये पढ़ा था। और इसके बाद पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, बेसिकली यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इस किडनी में जो होती हैं 1 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। पेयर की बात करें तो प्रत्येक दोनों किडनी को मिला करके जो नेफ्रॉन होते हैं वो 2 मिलियन यानी 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और हाँ, तो इतना मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पासेज ऑफ ब्लड, पासेज ऑफ यूरिन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन नेफ्रॉन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से।
ये एक पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अफरेंट आर्टेरियल्स, आर्टेरियल का काम है ब्लड के लेके आना, और एफरेंट आर्टेरियल का काम होता है ब्लड लेके जाना। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा आता है, और इसका डायमीटर कम होता है तो यहाँ से ब्लड कम जाता है। बाकी ब्लड क्या होता है, एक प्रेशर लगता है जिसको बोलते हैं ग्लोबुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो भी फ्लूइड या भी जो भी विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन्स बन जाते हैं, उनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन किस में आता है, बेसिकली इसमें सेल्स होते हैं, पोडोसाइट सेल्स होते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं, ये इसमें होते हैं। यहाँ पे प्रेशर लगता है जिसके वजह से मिनरल्स और विटामिन्स वाटर का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी हमारे बॉडी को यूज़ करने वाली चीज़ होती है, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होती हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है बेसिकली पीसीटी दोबारा इसमें सीक्रेट करती है। ये होती है पूरी क्या नाम होती है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये होती है नलिका जिसकी होती है, इसी के थ्रू जो होता है यूरिन जैसे जैसे नीचे आ जाएगा यूरिन का फॉर्मेशन बनता चला जाएगा। जो भी बॉडी के लाभदायक के लिए होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं सीक्रेट कर दिए जाते हैं। ये बात वासा रेक्टा होती है, वासा रेक्टा के थ्रू होते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ मिले, डिसेंडिंग लूप ऑफ मिले, असेंडिंग लूप ऑफ मिले, असेंडिंग लूप कलेक्टिंग डीसीटी, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग। पीसीटी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीसीटी का मतलब होता है पास, पास में जो होती है, पास पर जो होती है उनको पास में होते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका फुल फॉर्म होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास। वासा रेक्टा क्या होती है, वासा रेक्टा ये जो नेफ्रॉन के साइड साइड में जो जाती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जाती है, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जब नीचे आती है तो इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली भी बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली। बेसिकली इसका काम क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना। वो ऑस्मोलरिटी को कैसे मेंटेन करता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फिल्ट्रेशन। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली जब आती है तो ये यहाँ से जो होता है परमिबल ऑफ वाटर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जाती है, परमिबल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसके बाद से डीसीटी। डीसीटी एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। वो एक हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं, या तो बॉडी का बैलेंस है जीएफआर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाए, तो इस चीज़ में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये होती है कलेक्टिंग डेट। कलेक्टिंग डेट में क्या होता है, मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और मैक्सिमम यहाँ से जाने के बाद क्या होती है, पेल्विस का डक्ट ऑफ बेलनी जाती है, डक्ट ऑफ बेलनी के बाद यूरेटर में जाती है, यूरेटर के बाद आती है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाती है, यानी फाइनल जो प्रोडक्ट होता है यूरिया होता है, यूरिया यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, एक बार आप इसको बना ले डायग्राम अच्छे से, ताकि आपको बेस समझ में आ जाए। एक बार हम स्ट्रक्चर को फिर से बता देते हैं। बेसिकली इसमें मेन पॉइंट हमको याद क्या रखना है, जितना ज़्यादा लूप ऑफ हेनले या वासा रेक्टा जितना ज़्यादा बड़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर उतना ज़्यादा होगा। बेसिकली जितने बड़े एनिमल होते हैं उनमें वाटर कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब ही यही है कि जिसमें जितना ज़्यादा बड़ा, जिसमें जितना ज़्यादा होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर उतना अधिक अच्छा होगा।
कंजर्वेशन का मतलब होता है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर मतलब अंदर मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है जो कंजर्वेशन बचा के रखती है। बेसिकली वो छोटे जितने भी छोटे जानवर होते हैं उनमें ये बहुत कम होता है, उनमें कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। जैसे हम कैमल को देख लें, हॉर्स को देख लें, इनमें कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमको ये पढ़ाया जाता है कि वाटर या यूरिन को कैसे कंजर्व, जो हाइबरनेशन में होते हैं, जो भूखमरी में रहते हैं, उस उनका क्या होता है, अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि कंजर्व करने की प्रॉपर्टी कम होती है तो वही से जो होती है वाटर दोबारा जो होती है रिएब्सॉर्ब हो जाती है और बॉडी को बैलेंस बना के रखती है। यही एक मैकेनिज्म होता है। अफरेंट आर्टिकल का फिर से एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि मैंने इसमें क्या पढ़ा है। अफरेंट मैंने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है कि अफरेंट का आर्टरी डायमीटर ज़्यादा होता है, अफरेंट का कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर लगता है ग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो ब्लड का होता है फिल्ट्रेशन, उसमें वेस्ट मटेरियल्स, नॉन वेस्ट मटेरियल्स, विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज होते हैं, उसमें फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने के बाद जो चीज़ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये डिसेंडिंग लूप ऑफ में चली जाती है, जो चीज़ लाभदायक होती है वो पीसीटी रिएब्सॉर्ब करती है। पीसीटी बेसिकली होती है प्रोक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल होती है, 70 to 80% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका। इसके वजह से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मैंने बताया कि वाटर परमिएबल होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होती है, वाटर परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है NaCl वो परमिएबल होती है, वाटर इनपरमिएबल होता है। फिर डिसीटिंग का मैकेनिज्म बताया, डिसीटिंग कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होती है। ये पीसीटी जो होती है आयन को भी बैलेंस करने में, पीएच बैलेंस में भी हेल्प करती है। कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे एक स्पेशल मैकेनिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी के सिचुएशन जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वो उनमें मैकेनिज्म होती है। और फाइनल जो प्रोडक्ट जाता है वो जाता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, वाटर का मैक्सिमम वाटर का रिएब्सॉर्प्शन जो होता है कलेक्टिंग डक्ट में होता है। कलेक्टिंग डक्ट से जाता है कालम और पेल्टन बिल्ली, उसके बाद आता है पेलिस, पेलिस के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रस से पास हो जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है, आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
आज का दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, जिस जिस हिसाब से सेल्स जैसा जैसा उनका मॉडिफिकेशन होता है उसके जैसा जैसा फंक्शन होता है उसके हिसाब से सेल का भी मॉडिफिकेशन होता है, उनका फंक्शन भी वैसे ही होता है। जैसे हम बात करें कि प्रोक्सिमल कॉन्जुगेट रेटिक्यूल यानी पीसीटी, पीसीपीटी में क्या होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80%। इसमें सेल्स क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कहीं भी एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन कराना हो तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है। एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन में सबसे ज़्यादा जो मदद करती है ये सेल्स मदद करती है। इसमें क्या होती है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस क्यों बोलते हैं, ब्रश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रश लाइक सेल्स होती हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है। उससे होता क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है, इसीलिए जो 70 to 80% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा आता है कलेक्टिसिटी, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल एक मॉडिफाइड सेल्स होती हैं जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक कंडीशन पर्टिकुलर सिचुएशन पे होता है। जैसे जीएफआर या बॉडी में किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो वहाँ पे जीजीई एक्टिवेट होता है, वहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। सिंपल क्यूबोइडल की बनी होती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है, ये क्यूब लाइक सेल्स होती है। तीसरा आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या होती है, ये अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे कि हम देखें कुछ इस टाइप से सेल्स होती हैं। लूप ऑफ हेनले कुछ इस टाइप का सेल्स होती हैं, जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले थिन सेगमेंट होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसकी बनी होती है, थिक सेगमेंट की बनी होती है, सिंपल क्यूबोइडल सेल्स की बनी होती है, बट इनका डायमीटर जो होता है कांस्टेंट होता है, थिन की भी थिक की भी। तीसरा आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ये सिंपल क्यूबोइडल सेल्स की बनी होती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, तो ये सेल्स के नाम याद रखें। मैक्सिमम ये डीसीटी पूछता है आपको एग्जाम में, डीसीटी कंडीशनल, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस में यहाँ पे होती है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर ये पूछता है, ये दो एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको बना लें या तो याद रख लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
तो ये जो टॉपिक है क्या है, पासेस ऑफ यूरिन, दूसरा टॉपिक क्या है, पासेस ऑफ ब्लड। ये पासेस देख लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यूरिन का फ्लो कैसा होता है और ब्लड का फ्लो कैसा होता है। यूरिन के फ्लो में जैसे देखें सबसे पहले तो डक्ट ऑफ बिलिंग, मतलब कलेक्टिंग डक्ट से, मतलब पिरामिड्स के बाहर देखें तो कलेक्टिंग डक्ट की बाहर निकलती है। फिर आती है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद आती है पेल्विस, पेल्विस के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का यूरेथ्रा। ये मेरा यूरिन का प्रोसेस हो गया कि यूरिन कैसे पास करता है। सेकेंड टॉपिक है कि ब्लड कैसे पास करता है। ब्लड जो होता है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के बाद रीनल आर्ट्रियोल, फिर अफरेंट आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल के बाद ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद पेरिटेबुलर कैपिलरी, पेरिटेबुलर के बाद कैपिलरी के बाद वासा रेक्टा, वासा रेक्टा रीनल यूनिल, रीनल वेन के थ्रू रीनल वेन्यूज, रीनल वेन्यूज के बाद हार्ट। फाइनली कहाँ पे जाती है, हार्ट पे जाती है, जहाँ पे गैस का एक्सचेंजेस होता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंजेस होता है। तो ये आप इसको बना ले, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
है नेटवर्क ऑफ नेफ्रॉन होता है। नेटवर्क ऑफ नेफ्रॉन को हम देखते हैं डीसीटी। डीसीटी एक कंडीशनल रिअब्जॉर्प्शन होती है। ये पर्टिकुलर टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होती है। जैसे कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस पे चले जाएं तो वहाँ पे एक्टिवेट होती है। जैसे वहाँ की ब्लड प्रेशर जीएफआर को मेंटेन करने के लिए होती है। जीएफआर ब्लड प्रेशर मेंटेन कैसे होता है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना जान लेते हैं कि डीसीटी रेगुलेट कैसे होती है। डीसीटी में कुछ नहीं होती है। ये अफरेंट आर्टरियल होती है, अफरेंट आर्टरियल होती है। अफरेंट आर्टरियल में क्या होती है, जेजी सेल्स होती है। जेजी सेल्स से मॉडिफिकेशन ऑफ अफरेंट आर्टरियल यानी स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ये होती है डीसीटी। डीसीटी में क्या होती है, म्यूकुलर डेंसर सेल्स होती है। म्यूकुलर डेंसर सेल्स ये रिलीज करती है क्या, रेनिन। ये दोनों को मिला करके जेजी सेल्स और म्यूकुलर डेंसर को मिला करके क्या होते हैं, जेस्टाब्यूलर apparatus। apparatus का मतलब कोई जो ऐसा बर्तन होता है। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराती है। रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, जीएफआर ब्लड प्रेशर को। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वाले को ये चीज होती है। RENIN होता है, वहाँ पे RENIN होता है। दूसरा क्या होता है, इरेथ्रोप्रोटीन। इरेथ्रोप्रोटीन बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो। ये आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, कहाँ पे कराता है, बोन मैरो में कराता है। तीसरा क्या है, कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल बेसिकली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है किसमें, ब्लड में, ग्लूकोज में, उसमें। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डीसीटी का जो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है। बेसिकली ये हाई एल्टीट्यूड यानी बेसिक किसी कंडीशन में सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। जैसे अगर हम मान करें कि हाई एल्टीट्यूड पे गए, हाई एल्टीट्यूड सीक्वेंस होती है जिसके कारण होता है जीएफआर यानी ब्लड प्रेशर, रेड बोन में आरबीसी की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे एक्टिवेट होता है, एराथ्रोप्रोटीन रिलीज करता है जिससे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का रेट बढ़ जाता है। रेनिन रिलीज करता है। रेनिन क्या करता है, एफआर जीएफआर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काम करता है। और कैल्सिट्रायोल भी रिलीज करता है। कैल्सिट्रायोल बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ये था आज का लेक्चर, आप इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे।